नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2020 यानी कि 2020 का जो हमारा सैंपल पेपर है उसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा 2020 का सैंपल पेपर है 2020 का, वो हमारे यहाँ पर चल रहा है। और इसमें हम यहाँ पर जो पुराने हमारे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हमारे चैप्टर से, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस चैप्टर से यहाँ पर ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं और किस तरह का हमारा ये प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न पत्र को शुरू करने से पहले हम हमेशा जो है एक चीज देखते हैं, वो है निर्देश। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं निर्देश। तो जो कि हम अपने काफी 2-3 सैंपल पेपर जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उनमें हमने पढ़ लिया है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर है कि इसमें 2 खंड दिए गए हैं और दोनों खंडों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रश्नों के उत्तर यथासंवत क्रमवार ही दें और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पर अभी ये जो है 100 मार्क्स का, ये अभी 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो 80 मार्क्स का ये है आपका पेपर। और अब यहाँ पर ये जो बताया गया है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से करेक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी जो अगर कोई 10 मार्क्स का है तो वो 7 मार्क्स का हो गया है और अगर आपका 15 मार्क्स का है तो वो 10 का हो गया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस अगर यहाँ पर आपके आए हैं तो फिर यहाँ भी आपके थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, पहला प्रश्न जो है हमेशा से, वो आपका एक अपठित गद्यांश है। एक अपठित गद्यांश यहाँ पर आपको दिया गया है जिसको आपने पढ़ना है और फिर उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम अपने इस अपठित गद्यांश को इसको पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है वो सेम ही है जैसे हम पहले से देखते आए हैं। पहले अपठित गद्यांश होगा, उसके बाद हमारा निबंध होगा, उसके बाद व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पर जो काव्यखंड संबंधित प्रश्न होंगे और उसके बाद हमारी बाकी चीजें यहाँ पर होंगी। तो इस तरह से पैटर्न जो है सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सिलेबस हमारा यहाँ पर एक तरह से कम हुआ था उस टाइम पे और अभी भी कुछ सिलेबस जो है चेंज है, कम है, तो उस आधार पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होंगे। बाकी सब वही चीजें हैं और बाकी थोड़ा सा जो है वो प्रश्न के जो मार्क्स हैं यानी कि जो उनके नंबर्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य में शुद्ध साहित्य की दृष्टि से तुलसी और सूर तथा विषय के महत्व की दृष्टि से कबीर अद्वितीय है। यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी साहित्य में यदि शुद्ध साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, हिंदी साहित्य को यदि शुद्ध साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें तुलसी और सूरदास और तुलसीदास जी जो है वो एक तरह से प्रमुख हैं। तथा विषय के महत्व की दृष्टि से देखा जाए कि जहां पर विषय का महत्व होता है तो वहां पर तुलसी और कबीर अद्वितीय है। ठीक है, वहां पर क्या है, तुलसी और कबीर अद्वितीय है। तुलसी में अपने आदर्श के कारण आप देखेंगे कि तुलसी यहाँ पर भी है और तुलसी यहाँ पर भी है। तो तुलसी में अपने आदर्श के कारण जहां शक्ति, बल, उत्साह मिलता है, वही कबीर में जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो, इस चिंतन की प्रेरणा मिलती है। देखिए, दोनों का जो एक तरह से तरीका है वो अलग अलग है। जैसे हमने कहा कि सूर के विषय में अगर हम, तुलसी के विषय में अगर हम बात करें, जहां अपने आदर्श के कारण शक्ति और बल और उत्साह मिलता है, दूसरा कबीर जो है क्या करते हैं, जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और इस चिंतन से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कबीर अद्वितीय है, इस क्षेत्र में कबीर अद्वितीय है। अपनी इस सार्वजनीन भावना के कारण ही वो जनता में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर सके।
सके। क्योंकि कबीर दास जी के बारे में जैसे मैंने बताया कि जो हमारे आम जन से उनका जो साहित्य था वो आम जन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा क्या थे, सार्वजनिक भावना से, जैसे हमने कहा कि जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर वो हमारा ध्यान क्या करते थे, आकर्षित हो सके इस तरह की वो लिखते थे। अपने साहित्य तरह का साहित्य उनका था और उसी से इंसान को प्रेरणा मिलती थी। और इसी कारण कि उनका जो ज्यादा जुड़ाव था वो आम जनता थी, इसीलिए आम जीवन था, इसीलिए जो इन सार्वजनिक भावनाओं के कारण ही वे जनता में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर पाए। साहित्य की सबसे बड़ी देन, साहित्य की सबसे बड़ी देन जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार की प्रेरणा उत्पन्न करना है। साहित्य की सबसे बड़ी देन क्या है? साहित्य की सबसे बड़ी देन है कि जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा उत्पन्न करना। कबीर साहित्य में हमें यह प्रेरणा देते हैं। देखिए कबीर दास जी जो है वो जो मूल समस्याएं हैं, किसकी? जीवन की जो मूल समस्याएं हैं, उन मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने और एक तरह से प्रेरणा उत्पन्न करना उनकी सबसे बड़ी एक तरह से देन है। और कबीर का यही साहित्य हमें क्या करता है? प्रेरणा देता है। कबीर का यही साहित्य हमें प्रेरणा देता है। कबीर की प्रेरणा सत्य की साधना से है। कबीर की जो प्रेरणा है वो सत्य की साधना से है, ना कि काव्य सौंदर्य प्रदर्शन से। अब जैसे मैंने क्या बताया कि उनका जो साहित्य है उसको सुंदरता से, यानी कि उसको एक तरह से हमने जैसे बताया कि उनके यहाँ पर अपने आदर्श के कारण जहाँ शक्ति और बल और उत्साह जैसे है वहां पर, लेकिन कबीर ने क्या किया है? कबीर ने यहाँ पर जो जीवन की मूल समस्याएं हैं उनको ध्यान दिया है, ना कि काव्य सौंदर्य पर, कि कविता जो है सुंदर बने, कविता अच्छी बने, कविता में बहुत सारी इस तरह की चीजें हो, ये सब उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि सत्य की साधना, सत्य की प्रेरणा सबको मिले, सच सबके सामने आए। तो इस तरह से रसग्राहियों और कला पिपासुओं ने कभी भी कबीर का विशेष सम्मान नहीं किया। यानी कि जो रसग्राही हैं, जो कला पिपासु लोग हैं, जो कविता में रस को ढूंढते हैं, कविता में अलंकारों को ढूंढते हैं, कविता में आनंद को ढूंढते हैं, कविता के सौंदर्य को ढूंढते हैं, उन्होंने कबीर का विशेष सम्मान नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कभी भी कविता के काव्य सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया कि कविता सुंदर हो, इंटरेस्टिंग हो, कविता जीवन की सच्चाई बताने वाली हो, जीवन को प्रेरित करने वाली हो, इस तरह की हो। उन्होंने इस तरह के अपने साहित्य को लिखा। भ्रातृ भावना और समता की दृष्टि से कबीर से पहले इस रूप में और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। जो भ्रातृ भावना है, भ्रातृ भावना और समता की दृष्टि कबीर से पहले इस रूप में और कहीं भी नहीं दिखाई देती। कबीर से पहले किसी और साहित्य में, किसी और जगह पर ये चीज नहीं दिखाई देती है। रामानुज भक्ति के क्षेत्र में तो समता के समर्थक थे, परंतु इस क्षेत्र से बाहर भी वे सामाजिक भेदभाव को मानते थे। जैसे रामानुज जो है वो अपनी भक्ति के क्षेत्र में, ठीक है, जो रामानुज है वो अपने भक्ति के क्षेत्र में तो समता के समर्थक थे। अपनी भक्ति के क्षेत्र में तो वो कहते थे कि समानता रखो, भेदभाव मिटाओ, आपसी जो हमारा एक तरह से जाति पाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, इन सब चीजों को मिटाओ। लेकिन परंतु इस क्षेत्र से बाहर, यानी कि अगर वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से बाहर आते हैं तो वहां पर वो सामाजिक भेदभाव को मानते थे। हम ईश्वर की संतान हैं, मनुष्य मात्र समान है, जाति और धर्म का कोई विशेष भेद नहीं है, इस प्रकार की घोषणा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कबीर ही थे। यानी कि ये जो सबसे मेन, क्योंकि किया तो बहुत सारे लोगों ने लेकिन फॉलो बहुत कम लोगों ने किया। यानी कि अब देखिए, जो चीज हम दूसरों को कह रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो वो चीज कब दूसरों को समझ में आएगी? जब हम स्वयं कर रहे होंगे, ठीक है ना। जब हम उस चीज को स्वयं कर रहे होंगे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, सभी धर्म समान है,
सभी जातियां समान हैं और हमें एक ईश्वर को मानना चाहिए, या इस तरह से। तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, ये आम जीवन में भी हमारे होना चाहिए। यानी कि ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर रहे होनी चाहिए कि हम सबको समान मान रहे हैं, सारी जातियों को समान रूप से स्वीकार कर रहे हैं, सारे धर्मों को समान रूप से स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर की संतान है, मनुष्य मात्र समान है। जो मनुष्य है वो सब क्या है, समान है, उनमें जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। और इस प्रकार की घोषणा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे वो कबीर ही थे। तो देखिए यहाँ पर हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न करेंगे, आप एक बार इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे? कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे? तो ये सबसे पहली पंक्ति जो यहाँ पर हमारी है, सबसे पहली लाइन कि कबीर जो है, जहां तुलसी जहां अपने आदर्श के कारण, ठीक है, बिल्कुल यही लिख सकते हैं कि तुलसी में, क्योंकि एक तरफ से जो तुलसी का साहित्य है, शुद्ध साहित्य की दृष्टि से तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तुलसी अपने आदर्श के कारण शक्ति, बल और उत्साह मिलता है, तो वहीं कबीर जो है वो किस विषय, सुर तथा विषय के महत्व को, टॉपिक के महत्व को, किसी विषय के महत्व में वो अद्वितीय है, और जहां वो जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और इस चिंतन से हमें प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए जो कबीर है और तुलसी है, उन दोनों में ये भिन्नताएं हैं, यानी कि इस रूप में दोनों जो है अलग अलग है। इस कारण कबीर जो है तुलसी से भिन्न है। कबीर की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो कबीर की लोकप्रियता का कारण था कि वो आम जन, ठीक है, कबीर की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो जैसे हमने कहा कि अपनी इस सार्वजनिक जो भावना है, कि जो उनका एक तरह से जो मेन चीजें थी, कि जैसे हमने कहा तुलसी हमें उत्साह सिखाते हैं, आदर्श सिखाते हैं, लेकिन जो कबीर है वो जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और जिनसे हमें प्रेरणा, चिंतन की प्रेरणा मिलती है। और इसी कारण जो है, इसी सार्वजनिक भावना के कारण कबीर जो है वो आम जनता में लोकप्रिय है, क्योंकि एक सार्वजनिक भावना उनके अंदर है, सभी लोगों को समान मानने की, सभी जातियों को समान मानने की, सभी धर्मों को समान मानने की भावना। कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे? कबीर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? कबीर के काव्य की मूल विशेषताएं क्या है? नंबर 3 है, कबीर के काव्य की मूल विशेषताएं क्या है? कबीर के काव्य की मूल विशेषताएं क्या है? कि उनकी जो एक तरह से जो साहित्य है वो प्रेरणा और सत्य की साधना है। वो क्या है? प्रेरणा और सत्य की साधना है। उनकी साहित्य की सबसे बड़ी देन ये है कि जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा वो देते हैं। क्या करते हैं? उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जीवन के एक तरह से मूल समस्याओं पर, जीवन की जो मुख्य समस्याएं हैं, मूल रूप समस्याएं, जैसे हमने कहा रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, ठीक है, इन चीजों की जो जिनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है, तो इन मूल समस्याओं के मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा इनका साहित्य देता है, और इसीलिए ये बाकियों से भिन्न है। कबीर अपने गुरु रामानुज से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, कबीर अपने गुरु रामानुज से इस प्रकार से भिन्न है कि कबीर जो है, जो कहते हैं, यानी कि जिस बात को वो कहते हैं उसको वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं। उनके मन में जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है, और वो कहते हैं कि मनुष्य मात्र जो है एक समान है, और हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। और लेकिन जो रामानुज है वो भी अपने साहित्य में समानता के समर्थक हैं, अपने साहित्य में वो भी समानता की बातें करते हैं, लेकिन अगर वो साहित्य की दुनिया से बाहर आ जाते हैं तो वे भी सामाजिक भेदभाव को मानने लग जाते हैं, वो भी सामाजिक भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, इस प्रकार यहाँ पर
इस प्रश्न को भी हमने किया। अब देखिए अगला है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो ये है आपके लिए होमवर्क कि आप एक प्रश्न को आप करें और इसको जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी तक वो आपको कितना समझ आया, कैसे आप उसका एक शीर्षक सुझाएंगे जो सही सही मायने में, जैसे आपको 3 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, शायद ये 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। ठीक है, तो ये आपने करना है, कोशिश कीजिए इसको एक बार फिर से पढ़िए इस तरह से और उसके बाद उसको एक नाम देने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से पहला प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किया और अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न है हमारा एक निबंध। तो निबंध लिखते वक्त सबसे पहले आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखो। ठीक है, 3 आपकी चीजें आपने याद रखनी है। पहला, एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध। अब देखिए 4 टॉपिक यहाँ पर दिए गए, ठीक है ना, और अभी तक मुझे लगता है हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली है निबंध में, तो ये सब चीजें अब अगर आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय निर्माण एवं नागरिक दायित्व। इस पर आपको निबंध लिखना है। राष्ट्रीय निर्माण, तो राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सबसे ज्यादा सहयोगी है, कौन कौन जो है अपना सहयोग देते हैं। उसके बाद एवं नागरिक का दायित्व, यानी कि आप एक देश के नागरिक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, अपने देश के राष्ट्र के निर्माण में जो आम नागरिक है वो किस तरह से अपनी भूमिका को निभा सकता है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अपने दायित्वों की किस तरह से वो यहाँ पर अपने दायित्वों को किस तरह से पूरा करता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक, हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो हमारे देश के बारे में यहाँ पर है, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारे देश की धरोहर के बारे में यहाँ पर बताया है। तो जितनी भी चीजें हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आती हैं उन सभी चीजों के विषय में लिखना है और किस तरह से उसका संरक्षण हम कर सकते हैं, किस तरह से उसको बचा सकते हैं और क्या कुछ चेंजेस आए हैं हम इन सब चीजों में, उसको आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है हमारा नंबर 4 टॉपिक, राष्ट्रभाषा का महत्व। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा, मैंने यहाँ पर 2 चीजें आपको बताई थी कि 2 चीजें होती है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, जो पूरे देश की एक ही भाषा होती है, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे देश में तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई फिक्स जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन जो हमारी हिंदी है जो हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, यानी कि बहुत सारा काम एक तरह से देखा जाए तो जितना भी सरकारी कामकाज, कार्यालयी कामकाज से जुड़ा हुआ जितना काम है वो सब हिंदी में होता है। इसीलिए हिंदी को हमारी राजभाषा का एक तरह से दर्जा दिया गया है, राजभाषा। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, यहाँ पर इसको आप लिखिएगा। अगला है सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति। सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति, तो इस पर भी किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द से हम विश्व में शांति बनाए रख सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो केवल और केवल देखिए, बार बार यहाँ पर एक ही चीज क्लियर कर रही हूँ, बहुत सारा नहीं भरना कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना कि 10 नंबर का है तो 10 पेज भरेंगे, 8 नंबर का है तो 8 पेज भरेंगे। ठीक है, बहुत सारे पेजों को भरने में ध्यान नहीं देना है, लिखने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। हेडिंग अच्छे से लिखें, पॉइंट अच्छे से बनाएं और फिर उनको अंडरलाइन अच्छे से कर दें। और लगभग 10 नंबर का अगर है तो 5 पेज, उसमें 5 से 4 पेज भी बहुत होते हैं। और अगर अच्छे से लिखा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर उसमें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लिखा हुआ है, एक तरह से डार्क मार्कर से आपने क्लियर किया हुआ चीजों को, तब आपको केवल 200 शब्दों में, ठीक है, 5 पेज, अगर आपका 10 नंबर का है तो 5 पेज, अगर 8 नंबर का है तो 4 साढ़े 4 पेजों में आप काफी अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत कॉपी नहीं भरनी है, केवल 200 शब्द, ठीक है ना, तो उतने में आपने निबंध लिखना है, लेकिन लिखना है कि अच्छा। अगला है प्रश्नों को संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, केवल संक्षिप्त में आपने उत्तर देना है।
5 प्रश्न पूछे गए हैं और एक एक नंबर के आपके 5 प्रश्न हैं। और ये जो है पार्ट आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि केवल एक एक नंबर का होता है और कई बार बहुत ज्यादा इजी आता है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं आपके, जैसे समाचार पत्र हो गया, फीचर हो गया, ठीक है, आलेख हो गया और रिपोर्ट हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को मैंने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा दिया है, रिवाइज भी कर दिया है। और फिर भी कहती हूँ कि अगर कहीं पर भी कोई आपको डाउट होता है तो वो आप जरूर क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न। जनसंचार का सबसे नया माध्यम। अब देखिए इसमें संचार भी आपका टॉपिक है, संचार के अंदर जनसंचार भी आपका सब टॉपिक है। और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में भी पूछा जाता है। जनसंचार में किसी एक माध्यम के ऊपर भी लिखने को आपको आ सकता है। जनसंचार के महत्व भी बताने आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जनसंचार है उसका सबसे नया माध्यम बताने की कोशिश की, बताने के लिए कहा गया है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो सबसे फास्टेस्ट माध्यम अगर हम कहें, देखिए टेलीविजन जो है, अब तो मुझे लगता है बहुत कम हो गया है कि लोग हमेशा टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि आजकल न्यूज हो गई या सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गई, सब कुछ तो फोन में आता है, सारी चीजें फोन से होती हैं। तो टेलीविजन जो है काफी पुराना हमारा ये माध्यम है। उसके बाद आता है समाचार पत्र, ये भी हमारा काफी पुराना माध्यम है और बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच है। और उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे नया साधन है, सबसे नया माध्यम है जनसंचार का। इसके द्वारा आप कभी भी कहीं भी मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं और एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही न्यू और सबसे एक तरह से फास्टेस्ट, सबसे जल्दी काम करने वाला ये नया माध्यम है इंटरनेट। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। सबसे पहले मैंने यही आपको क्लियर किया था कि समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है। क्या विज्ञापन कहलाता है, क्या संपादकीय कहलाता है, क्या फोटो पत्रकारिता कहलाता है। देखिए विज्ञापन तो नहीं कहलाएगा, जरूरी नहीं है विज्ञापन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। संपादकीय हमारा हो सकता है, लेकिन फोटो पत्रकारिता बिल्कुल नहीं हो सकता। संपादकीय, संपादकीय क्या होता है, संपादक द्वारा लिखे गए संदेश, जो संपादक द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं, संपादक द्वारा लिखा गया लेख होता है, वो संपादक कहलाता है। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका है, निम्नलिखित में एक पत्रिका है। 3 ऑप्शन दिए हैं, अमर उजाला, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण। तो आप सभी को पता है, कॉमनली अगर देखा जाए अमर उजाला और दैनिक जागरण क्या है, न्यूज़पेपर है। क्या है ये, समाचार पत्र है, ठीक है। अमर उजाला और दैनिक जागरण क्या है, समाचार पत्र हैं। लेकिन इंडिया टुडे जो है वो एक पत्रिका है, क्या है, पत्रिका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समाचार पत्र और फीचर में अंतर, ये एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, समाचार पत्र और फीचर में अंतर। तो मैंने आपको समाचार पत्र के बारे में भी बताया है, इसकी विशेषताओं के बारे में भी बताया है, ठीक है। और अब यहाँ पर है दूसरा फीचर, तो फीचर लेखन भी मैंने आपको समझाया है। तो दोनों में अंतर आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। समाचार लेखन में कोई 2 कारक बताइए, समाचार लेखन के कोई 2 कारक बताइए कि समाचार लेखन क्यों किया जाता है, उसके 2 कारक बताने हैं आपने, समाचार लेखन के 2 कारक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न आता है आपका, वो आता है प्रश्न 4। और प्रश्न 4 में आपने यहाँ पर 2 टॉपिक आपको दिए गए हैं और उन 2 टॉपिक में से आपको किसी एक पर आलेख लिखना है, केवल और केवल 150 शब्दों में, केवल 150 शब्दों में आपने यहाँ पर आलेख लिखना है। और इसमें टॉपिक है आपके बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका, बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका, युवा भारत। अगला टॉपिक जो है वो है युवा भारत। इन दोनों में से किसी एक विषय पर आपने आलेख लिखना है और ये आपका 5 नंबर का है।
और ये तब भी 5 नंबर का था और ये अभी भी 5 नंबर का ही है। ठीक है, तो आलेख लेखन भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये फीचर लेखन भी मैंने आपको बताया, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आपको इसमें होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगी कि कैसे हम एक आलेख को लिखते हैं, क्या कुछ होता है एक आलेख लिखते वक्त ध्यान रखने योग्य। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 4। उसके बाद जो आता है हमारा प्रश्न 5, वहां से शुरू होता है हमारे हिंदी का काव्य खंड। यहां से शुरू होता है हमारे हिंदी का काव्य खंड, और काव्य खंड जो है वो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न सेम है, लेकिन क्या है, काव्यांशों में से किसी एक, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ा हुआ काव्यांश, पठित काव्यांश है, उनमें से आपने किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो यहां पर देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। पहली कविता है, स्नेह सुरा के पान से कवि का भाव व्यक्त कर, क्या भाव व्यक्त करना चाहते, मैं स्नेह सुरा, देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, यानी कि मैं हमेशा प्रेम में हमेशा स्वीकार करता हूं, प्रेम को मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं जहां भी जाऊं, ठीक है, मैं लोगों को प्रेम बांटूं, लेकिन मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संसार वाले, जगत वाले, जग वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो ये संसार के लोग, ये जग के लोग मुझसे क्या कहेंगे। ठीक है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि ये संसार जो है उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की बातें करता है, उन्हीं के पीछे लगा हुआ रहता है जो जग की गाते, यानी कि जो हमेशा संसार की लोगों के पीछे लगे हुए रहते हैं, संसार के लोगों की के साथ रहते हैं। यह एक तरह से कहते हैं ना कि उसी का हो जाना, तो जो संसार में ही डूबे रहते हैं, सांसारिकता में, तो ये जग उसी को पूछ रहा, यानी कि जो व्यक्ति जो है सांसारिकता से दूर है उनको कोई नहीं पूछता। ठीक है, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो लेखक कवि कहते हैं यहाँ पर कि मैं तो बस अपने मन का गान करता हूं, मैं सिर्फ अपने मन का करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो संसार वाले क्या सोचेंगे, मैं वो कर रहा हूं तो मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मैं ये कर रहा हूं तो मेरे मित्र क्या सोचेंगे। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता, मैं हमेशा अपने मन का करता हूं, जो मेरे मन को सही लगता है, जो सही चीज होती है, मैं हमेशा उस काम को करता हूं, मैं संसार के बारे में कभी नहीं सोचता। तो स्नेह सुरा से पान के पान से कवि का भाव है कि कवि जो है हमेशा जो है प्रेम करना चाहते हैं, सभी के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, संसार में सभी को प्रेम बांटना चाहते हैं, और कहते हैं जग का ध्यान न करने से क्या आश्रय है, जग का ध्यान करने से आश्रय है कि वो संसार के बारे में नहीं सोचते कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संसार मेरे बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, जन साधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, जो जन साधारण है, जो आम जनता है, वो हमेशा संसार को देखकर काम करती है, वो हमेशा कि अरे यार अगर ऐसा हो गया तो हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो वो क्या कहेंगे, ऐसा हुआ तो वो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। और वो सारे काम अपने जगत को देख के, संसार को देखकर करते हैं, और तभी संसार जो है उनका बना हुआ रहता है, तभी संसार से उनकी बनी हुई रहती है। लेकिन कवि की जो भावनाएं हैं, कवि का जो एक सोच है, वो है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस प्रेम
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं हमेशा कभी किसी के लिए द्वेष, कभी किसी के लिए बुरी भावना, कभी किसी के लिए गलत भाव मेरे मन में नहीं रहता है। मैं हमेशा स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं हमेशा प्रेम अपने साथ रखता हूँ और मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। और वो कहते हैं क्योंकि जो संसार है वो तो उन लोगों का है जो उसकी ही गाते हैं कि ये अच्छा है, आपका ये अच्छा है, आपने तो ऐसा कर दिया, आपने तो वैसा कर दिया। आपने देखा होगा कि लोग जो है मित्रता भी उसके साथ बढ़ाना चाहते हैं जो थोड़ा बहुत पैसे वाला हो, जो थोड़ा बहुत अमीर हो, जो थोड़ा बहुत ऊंचे घराने का हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने वहां से मित्रता कर ली तो समाज में हमारा भी नाम ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कहते हैं मैं तो बस अपने मन का गान किया करता हूं। तो इस तरह से आपको साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है कि जगत जो है, संसार जो है, उसकी जो भावना है उसमें क्या है, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों की कहना, लोगों की करना। लेकिन कवि की जो मूल भावना है वो है संसार के लोगों में बस प्रेम व्यक्त करना, संसार के लोगों को प्रेम बांटना, और दूसरा अपनी ही धुन में रहना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो इस तरह से प्रश्न 5 हमने यहाँ पर किया और ये हमारे काव्य खंड का जो है पहला पार्ट यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी आपका जो सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं ये यहाँ पर हमेशा 2 कविताएं आएंगी और कहीं से भी आ सकती है, किसी भी चैप्टर से, जरूरी नहीं। कई बार ऐसा हुआ था पहले जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है उसी में से हमेशा आते थे चैप्टर, दोनों कविताओं में से, दोनों में से एक तो आता ही आता था, आता ही आता था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बार आया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और अभी हमने देखा कि इससे पहले भी ये रिपीट हुआ है किसी पेपर में हमारे। हमने यहाँ पर 4 सैंपल पेपर जो है सॉल्व कर लिए हैं, तो उसमें कहीं पर ये रिपीट हुआ है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन जो हमने लास्ट ईयर का सैंपल पेपर जब किया तो उसमें आपने देखा काफी सारी चीजें जो है चेंज हुई है, यानी कि कविताएं जो कभी भी नहीं आती एग्जाम में वो कविताएं दी गई हैं, और गद्य खंड से भी जो कभी भी आपके गद्य खंड का पार्ट नहीं आता वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको पूरी बुक को, एक एक कविता को जो है ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो इस कविता को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक को ही पढ़ना है। उसके बाद हम बाकी के काव्यखंड से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे और फिर हम अपने गद्य खंड पर आएंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।